some images or some earthquake prone areas. Clear? फ्रिक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक देखेंगे क्या अभी कैसा हाल चल रहा है, अर्थक्वेक कैसे कैसे बार बार देखने को मिल रहा है। तो अर्थक्वेक इज़ अ नेचुरल हैज़ार्ड, ये एक नेचुरल हैज़ार्ड है, इसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन बस हम इसको डैमेज कंट्रोल ही कर सकते हैं। अगर ट्रेमर थोड़ा हाई मैग्नीट्यूड का आता है तो इट कैन कॉज हैवी डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ओके, हाउएवर नॉट ऑल द पार्ट ऑफ द ग्लोब, ऐसा नहीं कि पूरा ग्लोब का हिस्सा जाएगा, लेकिन जिस जगह पे भी आएगा इफेक्ट आएगा वहाँ पे मेजर शॉक्स फील होंगे और इट विल इफेक्ट ह्यूजली। डिस्कसिंग द हम डिस्कस कर चुके हैं, तो पूरा अर्थ को हर जगह ट्रेवल नहीं करेगा, लेकिन जिस जगह पे जाएगा वहाँ पे बहुत दिक्कत देगा। वॉल्केनोज विद सम डिटेल्स इन द नेक्स्ट। अभी हम कहाँ कहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आता है, क्यों आता है, उसको हम आने वाले आगे चैप्टर्स में देखेंगे। अभी तक हमने कितने देखे हैं? लेस देन 8 मैग्नीट्यूड के ही अर्थक्वेक देखे हैं। 8 प्लस तो हमने बहुत बहुत कम देखे हैं। अगर वो आ जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। एक जो 8 से मैग्नीट्यूड से ऊपर है वो तो हमें साल दर साल में एक आध बार देखने को मिलता है, लेकिन जो टाइनी छोट माइन्यूट वाइब्रेशन होते हैं वो तो हमें ऑलमोस्ट हर मिनट अर्थ में देखने को मिलते हैं। हाँ, अब जरा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ समझ लें। हमने वेव्स के थ्रू वेव्स देखने के अर्थ में ये वेव्स ट्रैवल करती हैं, तो उससे हमें पता चल गया कि यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे सॉलिड है। तो अब उस चीज़ को देख लेते हैं। तो अर्थ जो है, अर्थ को मल्टीपल लेयर्स में डिवाइड किया गया है। बेसिकली 3 लेयर्स में द क्रस्ट, बेसिकली 3 लेयर्स में द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर। ठीक है, सबसे ऊपर अपर मोस्ट लेयर कौन सी है इसकी? द क्रस्ट। ये कैसी है? द आउटर मोस्ट लेयर, जिस पे हम लाइफ सर्वाइव करती है, हम लोग जिस पे रहते हैं, वो क्रस्ट है। ये कैसी है नेचर में? ब्रिटल है नेचर में, सॉलिड यानी कि। ठीक है, द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट जो है वेरी करती हैं अलग अलग जगह पे। ओशियन पे और कॉन्टिनेंटल एरियाज में, माउंट एवरेस्ट के पास ये सबसे ज़्यादा थिकनेस होती है और ओशियन में ये बहुत कम होती है। ओशियनिक क्रस्ट इज nearest to the mantle, that's why it's thinner compared to the continental crust. This means the thickness of oceanic crust minimum is 5 किलोमीटर। अगर 5 किलोमीटर भी ओशन को खोदोगे तो आप मेंटल पहुंच जाओगे। वेयर एज दैट ऑफ द कॉन्टिनेंटल इज अराउंड 30 किलोमीटर, और एवरेज जो है कॉन्टिनेंट्स पे 30 किलोमीटर खोदोगे तो आप मेंटल तक पहुंचोगे। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर एरिया इन मेजर माउंटेन एरियाज में डिफरेंट है। माउंटेन एरियाज में माउंट एवरेस्ट के आसपास 70 किलोमीटर भी जा सकती है थिकनेस। ठीक है, आ जाते हैं। तो मेंटल की बात करें तो मेंटल की द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड द मेंटल। जो दूसरा पोर्शन इसके बाद जैसे क्रस्ट खत्म होता है तो हमें जो दूसरी लेयर देखने को मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। और जो मेंटल है कहाँ से शुरू हो जाता है? जैसे ही मेंटल जो क्रस्ट खत्म होता है और मेंटल शुरू होता है, उस पर्टिकुलर एक बॉर्डर बनता है, उस बॉर्डर को हम मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे क्या होता है, क्रस्ट जो होता है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है और मेंटल बनना क्या हो जाता है? मेंटल आना शुरू, मेंटल की प्रॉपर्टी शुरू हो जाती है। क्या? मोहो डिसकंटिन्यूटी पे। कौन सी? मोहो डिसकंटिन्यूटी जैसे ही आती है तो वहाँ पे क्रस्ट जो होता है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, मतलब क्रस्ट लाइक प्रॉपर्टी मटेरियल डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, एक नया मटेरियल आना शुरू हो जाता है, जिसको हम मेंटल कहते हैं, जो कब तक चलता है? टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। और मेंटल की जो डेप्थ है कहाँ तक है? 290। उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। द अपर पोर्शन इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर। The word astheno means weak, and it is considered to be extending up to 400 km. It is the main source of magma that finds higher density than that of the crust. The mantle contains weaker zone called asthenosphere, and it is from this that of molten rock materials and find their way to the surface. The material in the upper mantle portion is called magma. Once it starts moving towards the crust, it reaches on the surface. It is referred
to as lava. The material that reaches the ground includes lava flows, pyroclastic debris, volcanic bombs, ash, dust and such as nitrogen compounds. अब थोड़ा इसका मैं अच्छे से डिसाइफर करूं तो जो इस पोर्शन में, तो यहाँ पे आपका जो ऊपर वाला पार्ट है ये है, ये है, इसको, इस पर्टिकुलर पार्ट को बोलते हैं हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और इस जो ओशन के नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, इसके नीचे जो है ये भी मेंटल है, ये अपर मेंटल है। ये कैसा है? ये अपर मेंटल है, अपर मोस्ट। ठीक है, उसके बाद दूसरी लेयर है इसकी अपर मेंटल, ये अपर मोस्ट मेंटल है, ये अपर मेंटल है और ये लोअर मेंटल है। जो अपर मोस्ट मेंटल है ये पूरा सॉलिड है, और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये भी सॉलिड है, इस पे तो अपन रहते ही हैं, ये तो अपन देख लिया, क्रस्ट पूरा कैसा है? सॉलिड है। उसके बाद आता है एस्थनोस्फेयर। एस्थनोस्फेयर का मतलब होता है वीक। यहाँ पे है वीक, मतलब मैग्मा टाइप, फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ मटेरियल, मैग्मा टाइप ऑफ मटेरियल, लावा टाइप ऑफ मटेरियल। ओके, यहाँ पे ही है, इस पर्टिकुलर जोन में है एस्थनोस्फेयर में। ओके, दिस इज, अब इसको हम क्या, एस्थनोस्फेयर का मतलब क्या बोला? द वीकर जोन। क्या बोला इसने? वीकर जोन, जो आसानी से, जिसमें क्या है, इट्स कॉल्ड एस्थनोस्फेयर। इसकी डेंसिटी है वो क्रस्ट से हाई है। ठीक है, और ये जो वीकर मटेरियल है, इट इज़ फ्रॉम दैट मोल्टन रॉक्स ऑफ मटेरियल, ये जो रॉक्स मेल्ट हुई हैं उनका मटेरियल है, एंड ये सरफेस पे आने का अपना रास्ता ढूंढ लेती हैं थ्रू द अपर मेंटल पोर्शन, एंड इट इज़ कॉल्ड मैग्मा। जब सरफेस पे आ जाती हैं देन इट इज़ कॉल्ड लावा। इसको जब ये मैग्मा सरफेस पे आ जाता है तो इसे बोलते हैं लावा। वंस इट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द क्रस्ट इट रीचेस द सरफेस, इट रेफर्ड एज लावा। उसी मैग्मा को हम लावा के नाम से जानते हैं। इसमें क्या क्या मिलता है इस मैग्मा में या इस लावा में? जो है पायरोक्लास्टिक डेब्रिस रहता है, वॉल्केनिक बॉम्ब्स होते हैं, ऐश होते हैं, डस्ट होती है, गैसेस इन सच एज नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड्स एंड माइनर अमाउंट ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वॉल्केनो में? नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड्स एंड माइनर कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड आर्गन। और किसके थ्रू ये बाहर आ सकता है? रीचेस द ग्राउंड थ्रू इंक्लूड्स लावा फ्लो, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, वॉल्केनिक बॉम्ब्स, ऐश एंड डस्ट। इन सब के थ्रू ये मटेरियल बाहर आ जाता है। क्लियर? उसके किसके थ्रू ये बाहर आ सकता है? ये बाहर आता है, इट इज ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट मेंटल इज कॉल्ड अपर मोस्ट पार्ट। अभी मैंने जो बात की कि जो अपर मोस्ट पार्ट है, अपन ने देखा अपर लेयर, उसके बाद देखी अपर मोस्ट लेयर। अपर मोस्ट पार्ट जो है वो कैसा है? इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। जो अपर मोस्ट पार्ट है वो कैसा है? लिथोस्फेयर। उसके बाद अपर मेंटल जो है वो कैसा है? एस्थेनोस्फेयर, एंड इट्स थिकनेस रेंजेस फ्रॉम द 10 to 200 किलोमीटर। 400 किलोमीटर पे हमें एस्थेनोस्फेयर मिलता है, नीचे हमें पूरा लोअर मेंटल मिलता है। लोअर मेंटल extend beyond the asthenosphere and it is in solid state. The lower mantle है extend beyond asthenosphere and it is in solid state. जो नीचे वाला asthenosphere के नीचे जो मेंटल है, लोअर मेंटल, ये कैसे स्टेट में है? ये कैसे स्टेट में है? सॉलिड। ये कैसा है? मैग्मा फॉर्म में। ये जो एस्थेनोस्फेयर वाला पार्ट है ये है पूरा मैग्मा फॉर्म में। ठीक है, और ऊपर वाला लिथोस्फेयर जो भी है वो ऊपर वाला पूरा सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? As indicated earlier, the earthquake waves velocities helped in understanding the existence of the core of the earth. अब कोर पे आ जाते हैं कि कोर को हमने वैसे तो डायरेक्टली नहीं जाना है किसी डायरेक्ट सोर्सेज, उसको सिर्फ हमने मल्टीपल इनडायरेक्ट सोर्सेज के थ्रू ही उसके बारे में पता लगा पाए, जिसके अंदर सबसे अच्छा इनडायरेक्ट सोर्स कौन सा है? अर्थक्वेक वेव। द वेलोसिटीज है, जो अर्थक्वेक की वेव्स वेलोसिटी हैं जब वो ट्रेवल करती हैं तो जब उस एरिया पे पहुंचती हैं कोर वाले पोर्शन पे तो वो कैसे बिहेव करती हैं उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या है। तो द कोर
मेंटल बाउंड्रीज इज लोकेटेड एट द डेप्थ ऑफ द 2900 किलोमीटर। ये जो मेंटल की जो बाउंड्री आखिरी जहाँ से कोर क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ से पूरा शुरू हो जाता है आपका कोर पार्ट। ये पूरा आपका कोर शुरू हो जाता है कहाँ तक, 5100 किलोमीटर से आगे 6378 किलोमीटर तक। 2900 से 6378 किलोमीटर तक आपको क्या दिखने वाला है, कोर दिखने वाला है। और कोर में भी आपको दो पार्ट दिखने वाले हैं, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर कैसा है, पूरा लिक्विड है, और इनर कोर कैसा है, पूरा सॉलिड है। ये देखो, ये है आउटर कोर, ये है आउटर कोर, ये है इनर कोर। आउटर कोर कैसा है, पूरा लिक्विड है, इनर कोर कैसा है, पूरा सॉलिड है। 5100 किलोमीटर तक पूरा लिक्विड है, 510 किलोमीटर के बाद पूरा सॉलिड है। एंड ये बहुत डेंस है। द कोर इज मेड अप ऑफ वेरी हैवी मटेरियल मोस्टली कंस्टिट्यूटेड निकल एंड आयरन। पूरा इसको हम किससे रेफर करते हैं, नीफे से। मोस्टली ये किससे बना हुआ है, नीफे, यानी कि निकल एंड आयरन। इसकी डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है पूरे अर्थ मटेरियल। क्लियर, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ आर लेयर्स। सबसे ऊपर है अपना क्रस्ट पार्ट, फिर है अपना अपर मोस्ट मेंटल, फिर है अपना अपर मेंटल, फिर है अपना लोअर मेंटल, फिर है अपना व्हाट इज इट, सॉरी, ये है अपर मेंटल, उसके बाद है लोअर मेंटल, और फिर है अपना कोर। ये है अपर मोस्ट पार्ट। क्लियर। द अपर मोस्ट मेंटल आर कॉल्ड लिथोस्फीयर, 200 किलोमीटर तक, और 400 किलोमीटर तक क्या है आपका एस्थेनोस्फेयर है। उसके बाद आपका लोअर मेंटल शुरू हो जाता है। क्लियर। वोल्केनोज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इरप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपना, वोल्केनो। कई सारे वोल्केनोज हमने देखे हैं। वोल्केनो इज अ प्लेस वेयर गैसेस एंड एशेज और मोल्टन रॉक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ लावा निकल के आते हैं अर्थ के अंदर से, escape to the ground. A volcano is called an active volcano if the material mentioned are being released or heavy release out of the recent part. इसमें भी एक जो टाइप होते हैं मल्टीपल, इसमें एक्टिव वॉल्केनो होता है। एक्टिव वॉल्केनो से कहते हैं जो टाइम टू टाइम ऐसे मटेरियल को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है अर्थ सरफेस पे। मीनवाइल द लेयर बिलो द सॉलिड क्रस्ट इज मेंटल। जैसे कि हमें पता है कि जो नीचे हमारे सॉलिड क्रस्ट के नीचे जो लेयर है वो कौन सी है, मेंटल है। और मेंटल की डेंसिटी क्या है, हायर देन दैट ऑफ क्रस्ट। द मेंटल कंटेन द वीकर जोन। मेंटल में क्या कंटेंट है, वीकर जोन कंटेंट है, जिसे हम कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर, जिसे हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। एंड इट इज फ्रॉम दैट ऑफ मॉल्टन रॉक मटेरियल्स। वो कैसे बना हुआ है, मॉल्टन रॉक मटेरियल से बना हुआ है। एंड दैट फाइंड देयर वे टू द सरफेस। द मटेरियल इन द अपर पोर्शन, अपर मेंटल पोर्शन इज कॉल्ड मैग्मा। Once it start moving toward the crust, it reaches the surface and it referred as lava. ठीक है। जो नीचे क्रस्ट के नीचे जो मेंटल है उसको हम क्या बोलते हैं, the layer below the solid crust is mantle and it has higher density than the crust. The mantle contains the big इस mantle में weaker zone है जिसे हम asthenosphere भी कहते हैं, and it is from that the molten rock material and their way to the surface. जो asthenosphere है वो weaker zone है, और यहाँ से जो molten rock और material है जो कि कहाँ पाया जाता है, upper mantle portion में, is called magma, और वो इस वीकर सेक्शन के थ्रू ऊपर आना शुरू कर देता है। वंस इट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द क्रस्ट, और एक टाइम पे सरफेस पे पहुंच जाता है, एंड उसको जब वो सरफेस पे पहुंच जाता है तो उसे हम लावा के नाम से जानते हैं। द मटेरियल दैट रीचेस द ग्राउंड इंक्लूड्स लावा फ्लोज एंड पायरोक्लास्टिक ड्राइव्स। उसमें जो सारी चीज़ें आती है वो आपने देख ली इसमें। ठीक है। जो मेंटल में जो मैग्मा है वो एस्थेनोस्फेयर के बीक एरिया से होते हुए कहाँ आ जाता है, क्रस्ट सरफेस, क्रस्ट पे, सरफेस पे। जब वो सरफेस पे आ जाता है तो उसे हम वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं। वॉल्केनो को हम क्लासीफाई करते हैं तो मेजर टाइप ऑफ, तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट बड़ा टाइप ऑफ वॉल्केनो है वो बोलता है शील्ड वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो में क्या होता है, शील्ड वॉल्केनो में क्या होता है कि भाई जो bearing the basalt flows, the shield volcanoes are the largest of all volcanoes on the earth. Hawaiian volcanoes are the most famous examples
These volcanoes are mostly made up of basalt, a type of lava that is very fluid when erupted. For this reason, these volcanoes are not steep. They become explosive if somehow water get into the vent. Otherwise, they are characterized as low explosivity. The upcoming lava moves in the form of mountain and throws out the cone top of the vent and develops into cinder cone. अब चूंकि इनका लावा जो होता है बहुत ज़्यादा कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो क्या है, यहाँ पे इसके जो कॉर्नर्स हैं इन पे टिक नहीं पाता है, इनकी कॉर्नर्स पे क्या है, टिक नहीं पाता है। इसकी वजह से ये लंबे लंबे वॉल्केनो नहीं होते। ये सिंपल से ही छोटे, मतलब इनकी हाइट ज़्यादा नहीं हो पाती। ये मैग्मा आसानी से फैल के नीचे चला जाता है, इसलिए ये ऐसे आसपास, इनके आसपास सील टाइप की बन जाती है। मतलब ये मोटे होते हैं पर लंबे नहीं होते। ये एक्सप्लोसिव नहीं होते क्योंकि मैग्मा बड़ी आसानी से नीचे से निकल के चला जाता है। ये तभी एक्सप्लोसिव होते हैं जब यहाँ पे पानी भर जाए, देन ओनली इट बिकम्स एक्सप्लोसिव। ठीक है, हवाई के सबसे फेमस वॉल्केनोज जो हैं वो इसी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फिर आता है कंपोजिट वॉल्केनो। तो कंपोजिट के वॉल्केनोज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इरप्शन of cooler and more viscous lavas than basalt. These volcanoes often result in explosive eruptions along with lava. Large quantity of polycrystic materials and ashes find their way to the ground. This material accumulates in the vicinity of vent opening, leading to the formation of layers, and this makes the mountain appear a composite volcano. तो इसका जो वो लावा होता है वो थोड़ा कूलर और थोड़ा विशियस होता है, तो देन बसाल्ट जो अपन ने देखा उससे ज़्यादा बसाल्ट वॉल्केनो से। एंड दीज वॉल्केनोज रिजल्ट इन, इसलिए ये विशियस होते हैं तो इनके निकलने में मुश्किल होती है बाहर, और इसीलिए एक्सप्लोड होके निकलते हैं, एक्सप्लोड होके निकलते हैं। और इसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल एशेस क्लाउड बनते हैं, उछल के पूरे ग्राउंड पर निकलता है, देयर वे टू द ग्राउंड। एंड ये पूरे माउंटेन के चारों तरफ फैल जाते हैं। और एक्यूमुलेटेड डेंसिटी जितनी भी वेंट्स ओपनिंग होती हैं आसपास में उस जगह पे ये फैल जाते हैं, और इससे एक लेयर ऑफ माउंटेन्स बन जाती हैं, एक लंबे फॉर्म ऑफ माउंटेन्स अपन को देखने को मिलते हैं। दिस इज कॉल्ड कंपोजिट वॉल्केनो, लॉन्गर वॉल्केनो। फिर आता है कैल्डेरा। दीज आर द मोस्ट एक्सप्लोसिव वन एंड दीज आर द अर्थ वॉल्केनो के सबसे मोस्ट एक्सप्लोसिव होते हैं। दे आर यूजुअली सो एक्सप्लोसिव दैट व्हेन दे इरप्ट दे टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्फ। इतने ज़्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं कि जो जिस वॉल्केनिक माउंटेन से इरप्ट होते हैं वो उस वॉल्केनिक माउंटेन ही वहाँ पे पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाता है। दे आर टॉल स्ट्रक्चर्स, दे कोलैप्स डिप्रेशन आर कॉल्ड कैल्डेरास। जो बिल्कुल जैसे ही कोलैप्स कर जाते हैं उसके बाद एक ग्रेट डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, उसे ही हम कैल्डेरा कहते हैं। इनके एक्सप्लोसिव ने इनके इंडिकेट दैट द मैग्ना चैम्बर सप्लाइंग दैट इज नॉट ओनली यूज बट इज आल्सो इन क्लोज विसिनिटी। जब ये इतनी तेजी से फटते हैं तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो मैग्मा चैम्बर है यहाँ पे नियरेस्ट है, क्योंकि इतनी स्पीड से मैग्मा और इतना सारा मैग्मा आया कि भाई कि पूरा का पूरा माउंटेन ही कोलैप्स कर गया। तो ये नहीं कि सिर्फ मैग्मा इसमें बहुत ज़्यादा है, बल्कि ये नियरेस्ट भी है। क्लियर। एंड देयर इज अ सिंडर वॉल्केनो। सिंडर वॉल्केनो शील्ड वॉल्केनो के बाद के वॉल्केनो होते हैं। इनमें क्या होता है कि इनमें भी लावा थोड़ा फट के निकलता है, फट का नहीं मतलब उछल के निकलता है, लेकिन लेस देन स्पीड उसकी कंपोजिट वॉल्केनो से कम होती है, मतलब कम एक्सप्लोजिविटी होती है, पर शील्ड वॉल्केनो से ज़्यादा एक्सप्लोजिविटी होती है। फ्लड बसाल्ट प्रोविंस में जाएं तो दिस वॉल्केनोज आउटपोर हाईली फ्लूइड लावा। इसमें हाईली फ्लूइड लावा निकलता है जो कि बहुत लॉन्गर डिस्टेंस तक सकता है। सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर कवर्ड बाय थाउजेंड ऑफ स्क्वायर किलोमीटर ऑफ बसाल्ट लावा फ्लोज। दिस कैन बी सीरीज ऑफ द फ्लोज, सम फ्लोज अटेनिंग द थिकनेस ऑफ more than 50 kilometer. Individual flow may extend for hundred of kilometer. Deccan Traps from the India is presently combining the Maharashtra plateau are much of large flood basalt province. It is believed that initially the trap formation covered a much larger area than the present. क्या होता है कि यहाँ इसमें जो बेसाल्ट फ्लावर प्रोविंस कैसे बोलते हैं, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, जहाँ पे हाईली लिक्विड यानी सील्ड वॉल्केनो टाइप हों बहुत सारे, और उनका मैग्मा इतना 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 लिक्विड था कि बहुत दूर तक चला गया, इतनी दूर तक कि उसने प्रॉपर प्लेट्यूज और बार बार चलता रहा, वो बहुत आगे तक चलता रहा, जिससे क्या है कि एक लेयर्स ऑफ किसकी बन गई, बसाल्ट की पूरी लेयर बन गई। मतलब फ्लड बसाल्ट, पूरी एक फ्लड आ गई थी लावा मैग्मा की बहुत दूर तक।
और उसकी एक प्रॉपरली एक लेयर बन गई जिससे एक प्रोविंस ही क्रिएट हुई। सूखने के बाद पूरा एक प्लेट्यू क्रिएट हो गया। इसकी थिकनेस लगभग 50 किलोमीटर तक है। मतलब वहाँ पे बार 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 वो लेयरिंग के ऊपर लेयरिंग और बहुत सारा लिक्विड ऑफ मैग्मा आया। और इसका एग्जांपल है अपना डेक्कन का प्लेट्यू। ठीक है। मिड ओशियनिक रीजन्स की बात करें, वॉल्केनो दिस वॉल्केनो ऑकेर, ये जो वॉल्केनोज होते हैं हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे? ये हमें देखने को मिलेंगे ओशियन में। कहाँ पे देखने को मिलेंगे? ओशियन में, एरियाज में। जैसे सिस्टम मिड ओशियनिक रीजन्स ओशियन के अंदर फटते हैं, वहीं के वहीं शांत हो जाते हैं, और इससे ये 70,000 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेचेस बनी हुई है पूरी थ्रू द ओशियन बेसिन। 70,000 किलोमीटर की ऐसी कोई रिज, ऐसी रिज बनी हुई है जहाँ पे कंटिन्यूसली वॉल्केनो फटे हैं और एक रिच टाइप की पहाड़ टाइप जो लावा निकला वहीं की वहीं सूख गया और एक रिच टाइप की बना ली। द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ दिस रिज फ्रिक्वेंट इरप्शन, लेकिन अभी जो सेंट्रल पार्ट है इस रिज का आज भी फ्रिक्वेंटली इरप्ट होता रहता है, और इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में आराम से डिस्कस करेंगे। ओके। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स की बात करें तो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं इंट्रूसिव फॉर्म, मतलब जब जो मैग्मा अगर वो ज़मीन के अंदर रह जाता है और जमीन ऊपर आता है, उसकी वजह से अलग अलग हमें क्या देखने को मिलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं हमारे फिजियोग्राफी में। उनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, वो हम देख लेते हैं। जो लावा दैट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन ऑन कूलिंग डेवलप्स इनटू इग्नियस रॉक्स। ठीक है, जो ठंडा होता है तो वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, कोई जो मैग्मा तो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट होता है। द उस कूलिंग में टेक प्लेस ईदर ऑन द रीचिंग द सरफेस और ऑल्सो व्हाइल द लावा इज स्टिल इन द क्रिस्टल पोर्शन। ये तब भी, ये कैसे हो सकता है? ये तब हो सकता है कि जब कि स्टिल इन द क्रिस्टल पोर्शन, जबकि किस में रहे? या तो लावा किस पे आ जाए? सरफेस पे आ जाए। और अगर लावा किस में है? लावा किस में है? अर्थ के अंदर है, तो उसे इंट्रूसिव फॉर्म कहते हैं। अगर वो बाहर आ जाए तो बसाल्ट रॉक बनाता है, लेकिन अंदर रहे तो इंट्रूसिव, मतलब अंदर भी सूख, बाहर आके तो सूखता ही है लेकिन अंदर भी वो जो सूख जाता है उसे हम intrusive form कहते हैं लैंड फॉर्म्स। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द कूलिंग ऑफ लावा द इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स होती है ना इग्नियस की, तो उसमें जो इंट्रूसिव रॉक वो होती हैं जो अर्थ के अंदर ही सूख जाती हैं। किसके अंदर? क्लासिफाइड अंदर ही सूख जाती हैं, कूलिंग एट द सर्फ। और जो ऊपर आके सूखती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सट्रूसिव। ठीक है। जो वॉल्केनिक रॉक हैं उन्हें हम कहते हैं, जो सरफेस पे आके सूखती हैं उन्हें हम वॉल्केनिक रॉक भी कहते हैं, और जो अंदर इन द क्रस्ट के अंदर ही सूख जाती है उन्हें हम प्लूटोनिक रॉक भी कहते हैं, इग्नियस रॉक भी कहते हैं, और एक्सट्रूसिव रॉक भी कहते हैं। इंट्रूसिव जो अंदर सूख जाए और एक्सट्रूसिव जो बाहर आके सूखें। ठीक है। मीनवाइल इन्हें अपन वॉल्केनिक रॉक भी कहते हैं और प्लूटोनिक रॉक भी कहते हैं। ठीक है। वॉल्केनिक रॉक जो ऊपर सूखे, और प्लूटोनिक रॉक जो अर्थ क्रस्ट के अंदर सूख जाए। द लावा दैट कूल्स विद इन द क्रिस्टल पोर्शन अज्यूम्स डिफरेंट फॉर्म्स, और जो अंदर सूखता है वो अलग अलग फॉर्म्स ले लेता है, एंड दैट इज कॉल्ड इंट्रूसिव फॉर्म्स। ठीक है। जो अंदर सूखता है मैग्मा, जो प्लूटोनिक रॉक्स बनती है वो अलग अलग शेप्स में बनती है, उन शेप्स को हम क्या कहते हैं? इंट्रूसिव फॉर्म्स। जिसमें सम इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स इस फिगर में शो की गई हैं, जिनको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। बैथोलिथ जो होता है, इट्स मैग्मा चैम्बर, ये जो नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है सबसे, जो एक पूल ऑफ मैग्मा है, पूरा एक चैम्बर है जिसमें सिर्फ मैग्मा ही मैग्मा है। लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल दैट कूल्स इन द डीप ऑफ द अर्थ, वो ठंडा हो जाए और सॉलिडिफाई हो जाए और एक डोम लाइक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाए। ये क्या है? पहले बहुत बड़ा मैग्मा चैम्बर था लेकिन सूख गया और एक डोम टाइप में कन्वर्ट हो गया, एंड इट इज कॉल्ड बैथोलिथ। इसको ही हम क्या कहते हैं? बैथोलिथ कहते हैं। ये रहा, ये वाला पोर्शन। ठीक है। ये वाला। ठीक है। उसके बाद आता है लेकोलिथ। दे ग्रेनिटिक बोलते हैं, बाथोलिथ आता है कूल पोर्शन ऑफ द मैग्मेटिक चैम्बर, अपन ने बात ही कर ली। उसके बाद लेकोलिथ। लेकोलिथ ये डोम शेप होते हैं, मतलब ये थोड़े से कॉनकेव शेप में होते हैं। कैसे? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, सॉरी, कॉन्वेक्स शेप में होता है। डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, पाइप लाइक, दोनों तरफ पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉर्नर्स पे, बीच में ये
फूले हुए होते हैं ऊपर की तरफ, इसलिए कॉन्वेक्स टाइप कंपोजिट वॉल्केनो। दीज आर लोकेटेड इन द एट द डीपर डेप्थ, ये डीपर डेप्थ में मिलते हैं, एंड लोकलाइज सोर्स ऑफ लावा दैट फाइंड्स द वे टू द surface. Karnataka plateau is supported the domal hills of the granite rocks. Most of these are most extrapolated examples of laccolith. ये अपन को कर्नाटक में बहुत देखने को मिलते हैं। इनका एग्जांपल दूं तो ये देखो, ये डोम लाइक स्ट्रक्चर बना है ना, ये दिस इज कॉल्ड लैकोलिथ, कॉन्वेक्स। ठीक है, वहीं ये क्या बन जाए, कैसा, कॉनकेव स्पेस में बन जाए। कैसा बन जाए, कॉनकेव में। अभी अपन ने बात की कि कॉन्वेक्स है, अगर ये कैसा हो जाए, कॉनकेव, डिप्रेस्ड, अंदर की तरफ इसका वो हो, मुंह नीचे अर्थ के अंदर की साइड इसका क्या हो, डिप्रेशन सा बना हो, और ऊपर से फ्लैट हो, और राइट साइड में कॉर्नर्स हो, तो देन इट्स कॉल्ड लैपोलिथ। फिर इसको क्या बोलते हैं हम, लैपोलिथ। lava portion same way tends to move the horizontal direction wherever it finds a plane, it gets rested in different forms. अगर इस सॉसर शेप में कॉनकेव टू द स्काई बॉडी, मतलब ऊपर की तरफ ना हो, नीचे की तरफ इसका झुकाव हो, देन इट इज कॉल्ड लैपोलिथ। अब जब इसका एक बेबी स्ट्रक्चर बन जाए ऐसे, तो देन अ बेबी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स एट द टाइम इज फाउंड एट द बेस ऑफ द सिंक्लाइन दैट अपॉन इंक्लाइन इट इज कॉल्ड एज इग्नियस कंट्री. सच मटेरियल हैव डेफिनेट कैंडिडेट ऑफ सोर्स beneath द फॉर्म ऑफ मैग्मा चैम्बर, दीज आर कॉल्ड फैकोलिथ. जब हमको कुछ ऐसे बेबी स्ट्रक्चर्स में देखने को मिले अर्थ के अंदर, देन इट इज कॉल्ड, डिप्रेशन भी दिखे और कॉन्वेक्स भी दिखे, कॉनकेव भी दिखे, देन इट इज कॉल्ड फैकोलिथ्स. मीनवाइल सिंपल, बिल्कुल पतली सी ऐसी लेयरिंग सी बनाई दिखे, हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक पतली सी लेयर बनाई दिखे, जैसे तो उसे हम बोलते हैं क्या, सिल और शीट. These nearer horizontal bodies intrusive igneous rock are called sill. The thinner ones are called sheets, while the thick horizontal deposits are called sills. ठीक है, जो थिनर है उन्हें हम शीट कहते हैं, और जो थोड़ी सी उससे मोटी होती है उन्हें हम सिल्स कहते हैं. ठीक है, डाइक्स, यही जो अपनी हॉरिजॉन्टल बैठी हुई है सिलर शीट, इसको हम क्या कह सकते हैं, वर्टिकल पोजीशन में करते हैं. कैसे वर्टिकल पोजीशन में करते हैं, देन इट इज कॉल्ड ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, इट गॉट कूल्ड इन द सेम पोजीशन, डेवलप्ड अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर. से वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड डाइक्स. इनको हम साइड डाइक्स कहते हैं. मोस्ट कॉमनली फाउंड इंट्रूसिव फॉर्म वेस्टर्न महाराष्ट्र में देखने को मिलता है. दीज आर कंसिडर्ड द फीडर्स फॉर द इरप्शन एंड दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द डेक्कन ट्रैप. इनकी वजह से ही मैग्मा बाहर आया, ये पूरी एक वॉल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे. लाइक दिस इज कॉल्ड सिल एंड दिस इज कॉल्ड, जो परपेंडिकुलर शेप दिख रहा है आपको, इसको स्टॉक कहते हैं. जैसे पिलर टाइप स्ट्रक्चर बन जाते हैं इन्हें स्टॉक कहते हैं, लेकिन ये वॉल लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं हम डाइक. क्या बोलते हैं, डाइक. ओके जेंटलमैन, तो ये हुआ हमारा कौन सा, थर्ड चैप्टर इंटीरियर ऑफ अर्थ एनसीईआरटी का क्लियर. आपसे मिलूंगा अगली क्लास में विद अ न्यू चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, और इस एनसीईआरटी से हम बेस स्ट्रॉन्ग करें, और जो भी आपको नोट समझ में आ रहा है उनके नोट करते जाइए. अगर आपको कोई भी इन इसमें से कॉन्सेप्ट थोड़ा और डेप्थ में चाहिए, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट को और डेप्थ में पढ़ा जा सकता है और इनको अलग से पढ़ा भी जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपना हम बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं एनसीईआरटी के थ्रू, तो सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे. लेकिन अगर आपको फिर भी चाहिए कि सर मेरे को इस कॉन्सेप्ट को और डेप्थ में समझना है, फॉल्ट्स को, वॉल्केनोस को, या फिर रॉक्स को, कि या फिर इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, आप मैसेज कर दीजिएगा गिवन नंबर्स पे कि सर एक इस वीडियो इस पर भी बना दीजिए. तो या फिर मैं आपको इसके रिगार्डिंग अगर वीडियो बन चुकी है तो वो आपको सेंड करवा दूंगा, या फिर आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा. तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन.